बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइलेक्ट्रिक सीरीज़ का ये जो है दूसरा लेक्चर इस वक्त हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक एक्सप्रेशन तो हमने ये ड्राइव की थी कि पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट चाई ई और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में कैपेसिटर के प्लेट्स में नहीं इंस्टॉल किया गया है तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जगह आ जाएगी, ई की जगह। अच्छा, इसी के साथ चाई ई क्या है? ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चाई ई के बारे में डिस्कशन पिछले लेक्चर में मौजूद है। ये एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी। सेकंड एक्सप्रेशन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वो है एन अल्फा ई। ये इसमें एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ डायपोल्स हैं, यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं, और अल्फा जो है पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। ये भी एक कांस्टेंट है जो कि उस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है जो मीडियम है। एक और हमने पोलराइजेशन का जो फार्मूला ड्राइव किया था वो है सिग्मा ई। सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ई कैप यानी इसका जो वेक्टर फॉर्म में इसका यूनिट वेक्टर ई, जो जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसी डायरेक्शन में हम इसको शो करेंगे। तो अब फर्दर ज़रा डिस्कशन करते हैं हम आज के लेक्चर की इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी के बेस पे आप समझते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं दो डिस्क शेप कैपेसिटर प्लेट्स। तो एक कैपेसिटर है जो कि सर्कुलर हमने जो है डिस्क शेप प्लेट इसमें लगाई है, और जिस वक्त ये चार्ज हो जाता है, ये आईसी करंट आप देख रहे हैं, तो एक प्लेट इसकी पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और इनकी वजह से इसके प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हुई है ई। अगर इसके दरमियान एक बात तो हमें पता है कि जो वायर में करंट है, जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आईसी करंट है जो जाहिर सी बात है इस करंट के थ्रू चार्ज हुआ है ये। तो जिस वायर के अंदर ये करंट है उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट की वजह से ही जनरेट होती है, और ये आईसी आपको नेगेटिव प्लेट साइड से बाहर निकलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके दरमियान में कंपास नीडल रखें तो जिस वक्त ये चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, तो उस वक्त भी इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड में कंपास नीडल में यानी कि डिफ्लेक्शन फील होता है। तो अब सवाल ये है कि कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या रीज़न है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि सिर्फ करंट के फ्लो से ही, फिजिकली फ्लो से ही जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट हमें सिर्फ जिस वक्त कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उन दो पॉइंट्स पे ही हमें, इन दो मौके पे ही हमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें फील होगी। जिस वक्त कैपेसिटर फुल चार्ज होगा और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो उस वक्त हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि जिस वक्त प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब जो वायर के अंदर करंट है उसको तो एम्पेयर लॉ से हम समझ सकते हैं कि एम्पेयर लॉ में एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ये जो आई करंट है, ये इस करंट की वजह से बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि ये एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है, ये एम्पेयर ने बताई। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो उसके अंदर कोई करंट एनक्लोज नहीं है, क्योंकि जो आई करंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आई करंट असल में क्या है? ये वही करंट आईसी है जो आपने अभी ऊपर ये देखा, ये आईसी करंट, ये वो करंट है जो एनक्लोज होना चाहिए हमारे फर्जी एम्पेरियन लूप में, जो हम सपोज करते हैं एम्पेरियन लूप, तो उसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम दरमियान में कैपेसिटर प्लेट्स के एम्पेरियन लूप सर्कुलर शेप में सपोज कर भी लें तो हमें इसके दरमियान कोई करंट तो एनक्लोज हो नहीं रहा, मगर हमें उसका इफेक्ट तो मिल रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये क्या चीज़ है? तो मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन किया और उसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने बताया कि जिस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असल में एक करंट का इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे
एक्सपीरियंस होती है, और उस एक्सप्रेशन को उन्होंने यहाँ पे इस फार्मूले में ज्वाइन कर दिया। ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को शो करता है। तो अगर हम अलग से देखें तो आई डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। म्यू नॉट क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आप कॉमन लेंगे तो अंदर आई प्लस दिस एक्सप्रेशन जो खुद करंट को शो कर रही है। तो ये वन ऑफ द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस भी है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन में से एक इक्वेशन है, और इसको इन्होंने कंप्लीट किया और इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाद में एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक जगह मुझे ये पता लगा कि गालिबन उस दौर में ईथर कॉन्सेप्ट मौजूद था, वो जब तक जो है ना इनकरेक्ट प्रूव नहीं हुआ था, तो वो ये समझते थे कि इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ईथर के जो पार्टिकल्स कुछ हैं वो डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगह से, जिसकी वजह से गालिबन ये करंट होता है। तो बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन इसको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही नाम दिया। तो अब इसको थोड़ी सी और हम फर्दर देख लेते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके पास एक क्वांटिटी है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसकी जो है इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेनाज में। तो कुछ मैंने इसके बारे में पॉइंट्स जमा किए हैं जिसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखें, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज़ अ फील्ड वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब एक्सपोज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो वो किस किस्म का बिहेव करेंगे और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कैसा शो करेंगे। इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर फैक्टर है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें पता ही है कि ये होते तो इंसुलेटर हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर डायपोल्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर पैदा हो जाती है अलाइनमेंट होने की वजह से। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का मटेरियल है जो कि इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फर्दर आप देखें, इट रिप्रेजेंट्स द चार्ज पर यूनिट एरिया दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड अक्रॉस अ लेयर इफ़ अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो बहुत ही यानी कि क्लियर किस्म का पॉइंट है कि कोई अगर हमारे पास से कोई मटेरियल है, कोई डिस्क है या कोई किसी भी शेप का कोई कंडक्टिंग मटेरियल का कोई कंडक्टिंग मटेरियल का हमारे पास कोई पीस है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एक्सपोज होगा तो जो उसके ऊपर फ्री चार्जेस हैं वो किस तरह का बिहेव करेंगे, तो वो चीज़ ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसको एक्सप्लेन करता है। इट इज़ एसेंशियली अ मेजर ऑफ मटेरियल्स रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। When there are dielectrics present, it accounts for effects of the field of both dipoles and free charges. It depends only on charge distribution and is independent of medium. तो ये भी डाइलेक्ट्रिक अगर मौजूद हो तो फ्री चार्ज और डायपोल दोनों के ऊपर जो इसका असर है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। It accounts for the modification effects in the applied electric field due to the field of polarization occurred within the material itself. It is a key component in Maxwell's equation. यानी displacement vector is a key component in Maxwell equations। और ये जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हुआ पोलराइजेशन की, थोड़ी बहुत हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अभी इस लेक्चर में मज़ीद डिस्कस होने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। फर्दर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप यानी यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें पता है फार्मूला एफ अपॉन क्यू के फार्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट के फार्मूले से भी हमने इसको ड्राइव किया है कूलम्स लॉ वाले से। जबकि इसके अंदर हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जबकि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, आगे और डिस्कस होगा ये। जबकि हमें ये भी पता है कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का जो प्रोडक्ट होता है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है, जो कि एप्सिलॉन परमिटिविटी कहलाता है या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। तो फर्दर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की जगह इस इक्वेशन में एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं।
अगर एप्सिलॉन से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमें वो जो इक्वेशन है कि वो एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है एप्सिलॉन और ई, यही दरअसल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करता है, तो इसकी जगह हम डी रखेंगे। तो अब हमने डी का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि डी बराबर है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और इस फार्मूले के बेस पे अगर हम देखें तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक फार्मूला हमारे पास आ गया है। फर्दर अगर हम चाहें तो इसको फर्दर भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि आर कैप हमें पता है कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आर कैप की जगह हमने आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मैग्नीट्यूड ये कर दिया है, तो इसकी वजह से नीचे आर क्यूब हो जाएगा और साथ साथ आर वेक्टर आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर नहीं बल्कि वेक्टर आएगा, तो ये भी एक फार्मूला है, मगर ठीक है इसको जो है आप चाहें तो इस फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला ये स्क्वायर वाला है आर स्क्वायर वाला, तो ये आमतौर से समझने के लिए यूज़ होता है। फर्दर हम अब इस फील्ड को देखते हैं। एक कैपेसिटर हमारे सामने मौजूद है, इसकी लेफ़्ट प्लेट पॉजिटिव है और राइट प्लेट नेगेटिवली चार्ज हुई हुई है। इसके अंदर जो हाईलाइटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये डाइलेक्ट्रिक है जो इसके अंदर फिल है। तो डाइलेक्ट्रिक की जो साइड नेगेटिव प्लेट की तरफ है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है और डायपोल अरेंजमेंट की वजह से, और इसी तरीके से जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की साइड है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली आप मेंशन किया हुआ है। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान जो हमने अप्लाई की, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव मेटेलिक प्लेट्स, कैपेसिटर की अपनी जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से जो फील्ड यहाँ पे जनरेटेड जो अप्लाइड फील्ड है वो है ई नॉट। ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास शो है, ये थिक एरो से शो किया ऊपर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस में पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लू एरो से शो हुआ है ये इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ई डैश से शो करेंगे। ये आप देख सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब जब ये दो फील्ड्स हैं तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो क्योंकि ये अपोजिट साइड में है एक दूसरे के, तो इनसे माइनस होकर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एरो से इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। आप ये देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने किससे शो किया है, ई से शो किया है। तो ये डायरेक्शन इसकी जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन में ही होती है। तो अब अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो इक्वल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स किसी भी कैपेसिटर की, वो बराबर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर हम डाइलेक्ट्रिक के केस में अगर डाइलेक्ट्रिक की फील्ड की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, वहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक के सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, वो है सिग्मा प्राइम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। फर्दर इसमें से 1/एप्सिलॉन कॉमन लेके अगर हम साइड में मल्टीप्लाई कर दें ई के साथ, या पूरी इक्वेशन को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी। और ये जो सिग्मा प्राइम है, सिग्मा प्राइम दरअसल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आप ये शो करता है डाइलेक्ट्रिक की, सिग्मा प्राइम शो करता है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और यही दरअसल में पोलराइजेशन होती है। तो हम सिग्मा प्राइम की जगह पी यानी पोलराइजेशन को प्लेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ लेफ्ट पे आपने देखा, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करें तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हमारे पास हासिल होगी। ई हमें अगेन पता है गॉसेस लॉ से कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर होगा एप्सिलॉन ई के। तो अब इस इक्वेशन में सिग्मा की जगह एप्सिलॉन ई पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमें हासिल हो जाएगी। और एप्सिलॉन ई दरअसल क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक खुद भी प्रेजेंट है तो ये एप्सिलॉन ई के बराबर है। तो ये इक्वेशन है हमारी डिजायर्ड इक्वेशन कि डाइलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट करंट है या डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर है वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो ये इक्वेशन हमारे सामने है। फर्दर अगर हम इक्वेशन 2 से कंटिन्यू करना चाहें तो ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 है जो भी हमने पीछे आपको शो की थी।
अगर एप्सिलॉन की जगह इसकी वैल्यू रख दें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं तो पोलराइजेशन बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बची एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 ई। अब ये जो एप्सिलॉन आर है ये दरअसल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये असल में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको के से शो करते हैं, और कहीं के से शो किसी बुक में होता है, किसी में एप्सिलॉन आर से। तो अगर कहीं आप के को देखें स्मॉल के है ये, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपके पास डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको वेक्टर फॉर्म आप देख लें, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो अब ये जो पोलराइजेशन हमारे पास आ गई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई, अगर हम कंपेयर करें अपने पोलराइजेशन के दूसरे फार्मूले से जो कि बराबर है एप्सिलॉन नॉट चाई ई और मल्टीप्लाई बाय ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इजीली बता सकते हैं कि चाई ई बराबर है के माइनस 1। और फर्दर अगर हम इसको अरेंज कर लें तो के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा चाई ई प्लस 1। तो ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है जो आज हमें ड्राइव करनी थी, तो जिसमें के जो है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है और चाहे ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो किसी भी मटेरियल की अगर हमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पता हो तो के उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने यानी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है आज की। तो आज का लेक्चर अभी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लॉजियस एंड मोज़ार्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है खुसूसन इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। तो आज हमने जो ये डिस्कस किया तो यकीनन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।